नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। दतिया, जी हां, जहां उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि सियासी साख की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के रण में हुंकार भरेंगे और उससे पहले ही बीजेपी ने पूरा चुनावी अमला अपना मैदान में उतार दिया। मंत्री, सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी, हर नेता दतिया में डेरा डाले हुए और उधर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाले हुए। जनसभाएं, जनसंपर्क और रणनीति, हर मोर्चे पर मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। यानी कि दतिया की धरती अब चुनाव नहीं, सियासी शक्ति प्रदर्शन बन गई। हर वोट पर नजर, हर समाज को साधने की कोशिश और विकास के वादे ही वादे और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी अपने चरम पर है। अब सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं रह गया बल्कि राजनीतिक संदेश का भी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले आपको यह सुनवाते हैं कि इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरह के दावे नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले वो सुनिए। एक तरफ है घनश्याम सिंह जी, एक तरफ है वो भैया जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। कभी देखा बीजेपी वाले का मेरे कैंडिडेट को? कोई गांव में आए इससे पहले, चुनाव के पहले? तो जो आदमी अभी 500 का एक नकली नोट है, एक असली लोग है कि नकली लोग है? असली लोग है ना, स्वाभाविक है कि असली जो नोट है वो सबको पसंद आएगा, चलेगा। तो वही घनश्याम सिंह जी जाने पहचाने चेहरे। मेरा सबसे आग्रह है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगा। तो गांव के कांग्रेस बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को मैं एक साथ आग्रह करना चाहता हूं, ये चुनाव में मध्य प्रदेश का समृद्धि लानी है, सरकार से सही काम लेना है। देखिए, यहां पर आप पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को सुन रहे थे। जीतू पटवारी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है। एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बड़ा बयान और जिस तरह से वो चुनावी हुंकार भर चुके हैं, मैदान में जुड़े, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभाओं की भी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अब क्या सीएम की जो सभाएं चलेंगी वो इस चुनावी फिजा को किस तरह से बदलेंगी, ये भी हम समझेंगे। आज के इस कार्यक्रम के जरिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। सचिन बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। सचिन जी, आपका स्वागत। और हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत पहले हिमानी जी आपसे कर लेते हैं। तैयारियां बहुत जोरों पर हैं और आपके नेता, तमाम दिग्गज नेता भी अब मैदान में उतर गए हैं। एक बड़ा दावा आप लोगों की तरफ से जीत का किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी हम सुन रहे थे, जीतू पटवारी कह रहे थे 25,000 से ज्यादा मतों से हमारी जीत होगी। यानी कि अगर इतने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर, तो किस आधार पर ये इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, जरा इसको लेकर समझाइए। देखिए, आधार तो बहुत सारे हैं। चाहे आपको नरोत्तम मिश्रा जी का जो पुराना कार्यकाल रहा है उसमें जिस तरह से दतिया की जनता परेशान हुई है वो आधार मान लीजिए, राजेंद्र भारती जी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी इलेक्शन कराने के लिए 25 साल पुराने केस को वो करके, और आपने देखा 10 बजे ऑफिस खुलवाए गए और सब काम इस तरह से किए गए। जितनी फुर्ती दिखानी चाहिए थी शायद नीट के मामले में, शायद राम मंदिर चोरी के मामले में, उससे ज्यादा फुर्ती इन चीजों में दिखाई जाती है। और यही इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य बन गया है कि हुंकार और इस तरह के जो शब्द होते हैं या इस तरह की जो सरकार की तरफ से बातें आती है वो सिर्फ अपने चुनाव को लेकर, सरकार में आने को लेकर दम्भ भरना था, हुंकार भरनी थी। तो नीट के लिए भरते जो बच्चे दो मध्य प्रदेश के मर गए उनको तो आप कीड़े बुला रहे हैं। जब भागीरथपुरा में लोग मर जाते हैं तो आप घंटा बजाते हैं। और इन चीजों के लिए आप हुंकार, समय कम रहता है, चुनाव पर बात कीजिए। आप कहाँ चले गए आप? ठीक है, विषय पर आइए। राजेश जी, विषय सभी है और सभी सामयिक विषय है, ऐसा नहीं है। आज हम दतिया पर बात कर रहे हैं, इन पर तो चर्चाएं चल रही है। समय का तो आपने मुझसे आधार पूछा, मैं आधार बता रही हूं। तो आप दतिया का बताइए, दतिया सीट का। हाँ, मैं दतिया सीट से बता रही हूँ। ऐसा थोड़ी है कि जनता की आवाज सरकार भी नहीं निकलने देगी, आप हमें यहाँ नहीं बोलने देंगे। मैं आधार ही बता रही हूँ सर, सब चीज को कनेक्ट करके बताया मैंने कि जिस तरह से ये सरकार, ये आधार है हमारे पास कि जिस तरह ये हुंकारें भरी जाती हैं, अगर दूसरे मैटर्स में भरी जाती
तो ये आधार है चुनाव में जीतने का, ये आधार था राजेंद्र भारती की जीत का, यही आधार बनेगा। लेकिन अब जिस तरह से अभी जीतू पटवारी वहां पर पहुंचे और एक चेतावनी यहां पर अधिकारियों को जीतू पटवारी देते हुए नजर आया, दो बातें हो गई। एक तरफ आधार का सवाल तो मैंने पूछ लिया, अब दूसरा एक सवाल ये कि जो चेतावनी जीतू पटवारी जी दे रहे थे कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई तो याद रखना मेरा नाम जीतू पटवारी है, इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देना ये क्या बतलाता है? कुछ आशंका है गड़बड़ी की, या फिर बीजेपी तो यही कहेगी कि अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दी? वो बयान भी चाहो तो मैं आपको सुनवा देता हूं, अगर नहीं सुना हो। जरूरत नहीं है, मैं बहुत अपडेट रहती हूँ। मैं सारे ही सामूहिक विषयों पर, मैं केवल दतिया नहीं जा सकती, मैं पूरे देश की और प्रदेश की। रुकिए, पहले मैं आपको बयान सुनवाता हूं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सुनाइए जरा, जीतू पटवारी ने क्या कहा था, किस तरह की चेतावनी दी थी। भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा, पुलिस के अधिकारी समझ लेना। मैं प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक, तो एक तरफ भारी मतों से चुनाव जीतने का दावा और दूसरी तरफ एक डर के निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, इस तरह की चेतावनी देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? हाँ, शायद आपको याद नहीं है, या फिर जिस तरह आप सिर्फ अभी दतिया की बात करना चाहते हैं तो आप विजयपुर की भी बात नहीं करना चाहेंगे। बाकी सभी टॉपिक्स तो आपने कह ही दिया कि उनके बारे में बात नहीं करनी है, तो ठीक है। पर विजयपुर चुनाव में जिस तरह से प्रशासन का, सरकार ने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया, तो उसको लेकर सभी आशंकित रहते हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ है सर, उसको देखते हुए भी अगर आप चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, आप दम्भ भर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं बाल में काले की समझ में आती है कि कोई तैयारी इस तरह की गई है आपके द्वारा। जो माहौल बना है, ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में जो है वो दतिया के बच्चे नहीं है या दतिया वालों के रिश्तेदारों के बच्चे नहीं है। दतिया में हमारे भी बहुत रिश्तेदार हैं और सब कुछ सब देख रहे हैं। तो गड़बड़ की आशंका तो सरकार से हमेशा ही रहती है, ये सरकार गड़बड़ करके ही लगातार चुनाव जीतती जा रही है। नहीं, तो ये गड़बड़ की आशंका आप बता रहे हैं, तो इसको लेकर बीजेपी फिर यही कहेगी कि आप लोगों ने अभी से भूमिका तैयार करना शुरू कर दी है चुनाव के नतीजों से पहले। तो ये तो सब सवाल आपको भी पूछना चाहिए कि जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, उसके बाद भी हुंकारें भरी जा रही हैं, तो फिर तो कोई जनता का चुनाव, और जिस तरह आप लोग लाखों बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आपको उनके और उनके परिवारों की वोट की तो जरूरत रही नहीं गई है। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन बघेल जी भी जुड़ गए। सचिन जी, क्या ये चुनाव, नमस्कार, ये अब चुनाव जो है अब ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है? जी हाँ, क्योंकि अब हर मुद्दों से तरह दी हम बात कर लेते हैं, चेहरों से तरह दी हम बात कर लें, अब ये साख का और प्रतिष्ठा का चुनाव जो है वो बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से अभी जीतू पटवारी भी पहुंचे थे, पर चुनाव प्रचार में आपके प्रत्याशी वहां पर पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी प्रत्याशी को लेकर जीतू पटवारी का ये बयान है कि भाई आशुतोष तिवारी कभी यहाँ आए हैं, क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए होंगे, लेकिन अब चुनाव है तो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि चेहरा मायने नहीं रखता है उनका। मैं सुन रहा था आपके यहाँ, मानी सिंह को भी सुन रहा था मैं, और बाकी बातें भी देख रहा था आपके यहाँ पे। तो पहला तो ये आशुतोष तिवारी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, तो जमीन ये कह रहे हैं कि पहाड़ जिस प्रकार के जो आपने मुझे बताया कि ये कभी यहाँ आए नहीं है, वहाँ जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी, तो ऐसा नहीं कि वहां संपर्क में नहीं है, सब संपर्क में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी के शुरू से आज तक कार्यकर्ता के अंदर जो अंतिम पंक्ति में भी खड़े कार्यकर्ता, उसकी भी चिंता की जाती है। आशुतोष तिवारी यूनिवर्सिटी से निकल के आए, पूर्णकालीन रहे हैं और जनमानस से वहां जुड़े रहे हैं सतत, तो इसलिए कहना कि वो आकर के ये बाहर से आए इस प्रकार की बातें करना है ठीक बात नहीं है। बाकी मैं हिमांशु जी को सुन रहा था मैं, तो ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था चुनाव करवाती है। अब ये संविधान हाथ में लेके घूम रहे हैं, इनको अगर संविधान पर विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, तो जीतू पटवारी जैसे बयान देंगे। तो इसके कारण से ये कहना कि चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है, वो किसी भी पार्टी के, भारत के अंदर जितनी पार्टियां चुनाव लड़ती है तो उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न तो होता ही है।
उसमें किसी प्रकार की कोई बड़ी बात अतिशयोक्ति नहीं है। तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। और हाँ, हिमानी सिंह को देख के सुन के साथ का सवाल इसलिए हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि इनकी कांग्रेस की तैयारी नहीं है। सचिन जी, साख का सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे, कई सारी सभाएं करने वाले हैं, कई बड़े बड़े नेता भी आप लोगों ने मैदान में उतार दिया, यानी कि अब किसी भी तरह से चुनाव जीतना है। और यही वजह है कि एक कांग्रेस की तरफ से गड़ी बड़ी की आशंका है और जीतू पटवारी इस तरह से चेतावनी देते हुए नजर आए। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब पार्टी चुनाव लड़ रही है, अभी कांग्रेस है, कांग्रेस के भी अध्यक्ष वहां पर उपस्थित हैं, इनके भी सारे सब प्रचारक और सारे लोग हैं। तो जैसे ये लोग हैं वैसे हमारी पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लोग ज्यादा, हम चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। चुनाव का मतलब चुनाव ही होता है, वो किसी भी स्तर पर, छोटे से निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ में चुनाव के अंदर उतरी है। अंतिम चुनाव वोटर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। उसके लिए सब प्रकार के जो करना पड़ता है पार्टी को, वो सब कर रही है पार्टी। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ प्रवेश गौतम जी वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए। प्रवेश जी, यहाँ पर जीतू पटवारी को हम सुन रहे थे, एक तो बात उन्होंने जो प्रत्याशी को लेकर कही कि देखिए प्रत्याशी जो है वो नए हैं, क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते और चुनाव के समय यहाँ पर आ जाते हैं, और दूसरा जिस तरह से वो चेतावनी देते हुए नजर आए अधिकारियों को। पहला सवाल तो ये हो जाता है कि देखिए आचार संहिता चल रही है, ऐसे में आचार संहिता के समय पर इस तरह की चेतावनी देना क्या नेताओं को शोभा देता है, या फिर जो बयान है बयानों में भी आचार संहिता होनी चाहिए? राजेश जी, बयान पे आचार संहिता होना अत्यंत आवश्यक है, पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस चुनाव में जो मैं अपना फीडबैक दे रहा हूं, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। तो जीतू पटवारी के बयान को लेकर जनता के बीच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव या निगेटिव सेंटिमेंट्स फ्लो होने की उम्मीद नहीं है। ये जो दतिया चुनाव है कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का चुनाव जरूर बन गया है, और कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी वहां के शायद राजा थे या उस इलाके के, तो लोगों के मन में उनके प्रति एक सिंपैथी होना स्वाभाविक है। स्पेशली जो 45-50 साल के ऊपर का वोटर होगा, वो आज भी अपने महाराज के प्रति थोड़ा बहुत समर्पित रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। घनश्याम सिंह जी एक बार दतिया छोड़ के शायद सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे पिछली बार, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर उनकी एक्सेप्टेंस अभी भी है। तो यहाँ कांग्रेस नहीं है, यहाँ घनश्याम सिंह जी हैं। अब बात करें बीजेपी की, जैसा कि आपने कहा जीतू पटवारी ने आरोप बुलाया, बोले बाहरी हैं, ये बात बिल्कुल सही है राजेश जी। जब हम ग्राउंड में जाते हैं, जो मैंने वहां पे बात की लोगों से, बीजेपी इस चीज को भांप चुकी है कि जो जनता है वो बाहरी कैंडिडेट को लेके, बाहरी से मतलब दूसरे, उसका हालांकि जिला दतिया है पर विधानसभा डबरा है शायद आशुतोष जी की, उसको लेके संशय में है कि हम इनको तलाशेंगे कहां। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो बात चल रही है, आपने भी कहा कि सचिन जी ने भी कहा कि जो चुनाव है वो तल्लीनता से लड़ती है पार्टी, बहुत अच्छी बात है। बूथ मैनेजमेंट, पन्ना मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बीजेपी कर रही है। कई नेताओं को उन्होंने जमीन में उतार दिया है ताकि कार्यकर्ता घर से निकले। पर एक महत्वपूर्ण बात है इस पूरी चीजों में, जो वहां का जमीनी कार्यकर्ता है वो एक प्रकार से साइलेंट हो चुका है। चुनाव में ये कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो छोटी छोटी चौपालें होती हैं, चाय की दुकान होती है, पान की या गुमटियां होती हैं, उनमें बैठ के जब वो पार्टी प्रत्याशी के लिए बात करता है तो लोगों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट जाता है। अभी जो मैंने चर्चाएं की अपने, जो भी मेरे वहां संपर्क सूत्र हैं, उसमें मुझे ये नजर नहीं आया कि वो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो इस तरह की चर्चा कर रहा हो। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और वहां पे एक स्पष्ट बात है, कांग्रेस को लेकर जनता बात नहीं कर रही है, हाँ घनश्याम सिंह को लेकर जरूर बात कर रही है, क्योंकि उनका अपना एक वजूद है, उनका अपना एक इतिहास है। जो भी उन्होंने किया नहीं किया, परिवार, ये सारी चीजें उनके अपने व्यक्तिगत हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव नहीं होगा, घनश्याम सिंह जी के नाम पे ही चुनाव होगा। आशुतोष तिवारी जी जरूर संकट में मुझे फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना ही कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा के वो जो 2 आंसू गिरे थे, वो आज भी उसके दिल में दर्द है। जब मैं अपने संपर्क सूत्रों से वहां बात की मैंने, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि मन में एक टीस रह गई है। और राजेश जी, ये राजनीति है। चुनाव के समय यदि वो टीस कार्यकर्ता के मन में हो तो उसके रिपरकर्शंस या उसके रिएक्शंस बहुत फेवरेबल नहीं होते ज्यादातर मामलों में। एक और महत्वपूर्ण बात है, आशुतोष तिवारी जी को लेके एक शुरू में चर्चा हुई कि राजा और रंक। मैं आपको बताऊं, रंग को लेके जरूर लोग वहां पे मजाक उठा रहे हैं, क्योंकि आशुतोष तिवारी जी के परिवार में शायद बेटी या बेटे किसी की शादी थी खजुराहो में 1-1.5 साल पहले 5 स्टार होटल में। उसको लेके बड़ी चर्चा है कि जो रंग है वो एक 5 स्टार होटल में 3-4 दिन के लिए शादी कैसे कर सकता है।
तो ये भी एक चर्चा का विषय अंदर ही अंदर दतिया में लोगों के बीच है। मैंने अपने आज ही मेरी बात हुई दिन में, किसी एक सज्जन है, रहवासी हैं दतिया के, तो वो ये कह रहे थे कि आशुतोष तिवारी किसी पद पे नहीं रहे, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता जरूर हो सकते हैं, जैसा सचिन जी ने बताया पूर्णकालिक थे, सम्मांगी संगठन मंत्री थे, परंतु जब आय व्यय की बात आती है तो उस पर एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है राजेश जी चुनाव, और अभी तो माहौल उठा नहीं है। आई थिंक मुख्यमंत्री की सभा है शायद 26 तारीख को, तो 26 के बाद जो ये बीजेपी पूरा एक तरफा अटैक करती है और आखिरी के 3 दिन या 4 दिन बीजेपी जो ग्राउंड में काम करती है, अभी वो देखना बाकी तो है। दोनों ही तरफ से शक्ति प्रदर्शन जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि आखिरी तक जब पहुंचेगा चुनाव तो बेहद दिलचस्प होता जाएगा। हिमानी जी के पास बात, पहले मैं सचिन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जिस तरह से आपने ये कहा है कि सचिन जी, क्या वाकई ऐसा है, अभी जो प्रवेश जी भी कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा का जो कार्यकर्ता है, और जो अभी जीतू पटवारी ने कहा कि आशुतोष तिवारी को कोई जानता नहीं है, ये सिर्फ चुनाव के समय यहां पर आ रहे हैं, ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का कार्यकर्ता और प्रचार भले ही नरोत्तम मिश्रा आशुतोष के लिए कर रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हैं जिताने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति है, यहां डैमेज कंट्रोल अभी नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी जो है उनका बड़प्पन देखिए आप, उन्होंने एक कार्यकर्ता और उनका समर्पण भी देखिए पार्टी के लिए, कि आज वो पूरे चुनाव के प्रचार पूरी कमांड संभाले हुए हैं। मतलब अगर इस जगह अगर कांग्रेस होती तो सूरपटम्बल हो जाता अभी तक आपस में, अंदर काफी सारी बातें घटना है, हम भी आमने सामने नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अंदर कांग्रेस के आमने सामने दिखते रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी उनका बड़प्पन का समर्पण पार्टी का है, और वो समर्पण जो उनमें है वो समर्पण पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता के अंदर भी है। तो इसलिए ये कहना कि अंतिम कार्यकर्ता नहीं लगा होगा, बाकी ग्राउंड जीरो पे नहीं लगा होगा, हमारे बड़े भाई प्रवेश भाई से मैं उनकी भी बात सुन रहा था मैं आपके इस पे, तो ऐसा नहीं है। ग्राउंड जीरो का जो कार्यकर्ता है वो विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है यहाँ पर, और यहाँ कमल का फूल सबसे बड़ी चीज है। तो कमल का फूल हमारे लिए केंद्र की स्थिति है। हमारा मन मत मिलना आवश्यक नहीं है, लेकिन मन हम सबका एक है, हमारी अंतरात्मा सबकी एक है, उस आधार पर ही चुनाव लड़ना। तो इसलिए निश्चित रहिए कि चुनाव तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमने जो कहा, तो जीत का आधार जो है वो कार्यकर्ता का अंतर्मन है, हमारे अंतिम कार्यकर्ता का, और वो आप नरोत्तम मिश्रा जी के अंदर भी देखेंगे कि वो किस समर्पण के साथ लगे तैयारी के अंदर चुनाव के अंदर प्रचार के लिए। ठीक है हिमानी जी, आप क्या संभावना यही तलाश रही है कि देखिए अगर टिकट नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिला है, आशुतोष तिवारी को मिला है, नए कैंडिडेट हैं और उनको कोई जनाधार नहीं है, तो इसी के चलते आप लोग आश्वस्त हैं कि बस चुनाव जो है वो आपके फेवर में चला जाएगा? राजेंद्र भारती जब चुनाव जीते थे तब नरोत्तम मिश्रा को ही शायद टिकट मिला था, तो नरोत्तम मिश्रा इतनी बड़ी चुनौती कैसे होगा हमारे लिए। माँ बगलामुखी जो है वो इस अहंकार का जवाब देने के लिए नरोत्तम मिश्रा के लिए भी बैठी हैं, और जो लोग बड़े बड़ी हुंकारें भर रहे हैं उनके लिए भी बैठी हैं। अगर ये आधार होता तो ये तो 2023 में भी काम करता। तो ये तो निराधार बात है। जो प्रवेश जी ने बात बोली उसमें सभी बातें अच्छी लगी। जो चीजों से सचिन जी सहमत नहीं थे, उन्होंने बोला, मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ कि अगर यही बात आप कह सकते हैं, अगर हम 2023 का चुनाव न जीते होते कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस अगर ना होती तो 2023 का चुनाव न जीतते, और अभी भी कांग्रेस दिखेगी। और इस तरह से जो दम्भ भर रहे हैं, हुंकारे भर रहे हैं, उन सबको माँ बगलामुखी अपने भक्तों के माध्यम से जवाब देंगी। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रवेश जी, यहाँ पर ये जरूर हो जाता है कि आप यहाँ पर जो चुनाव है जिसमें दिग्गज भी मैदान में उतर गए हैं, अब चेहरों से ज्यादा जो है वो एक नेताओं की छवि जो है वो ज्यादा असरदार साबित हो सकती है ओवरऑल, अगर इस पूरे समीकरण को देखा जाए। राजेश जी, ये जो आपने बात कही ये इससे साबित होती है कि बीजेपी की 40 नेताओं की स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की भी है। अब आप सोचिए वहां लगभग 2 लाख मतदाता होंगे, यानी 500 मतदाता पे एक स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतारा है। इसके अलावा जो बाकी नेता पूर्णकालिक और पार्टी पदाधिकारी लगातार वहां काम कर रहे हैं वो अलग है। यानी बीजेपी इसको बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि बीजेपी अंदरूनी तौर पर ये जानती है कि ये चेहरा जो है वो नहीं जिता पाएगा। जैसा सचिन जी ने कहा कि कमल के फूल में लड़ते हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि कार्यकर्ता को कोई काम पड़ेगा तो कमल के फूल के सामने जाके कागज नहीं दे पाएगा। कागज देने के लिए उसको चेहरा चाहिए। तो क्या आशुतोष तिवारी जी उस पर सफल हो पाएंगे? वही मुख्यमंत्री जी को लेकर भी थोड़ा बहुत सवाल जरूर खड़े होते हैं, पुरानी कुछ बातें हैं। और जैसा कि हिमानी जी ने कहा, कुछ केंद्रीय हलचल जैसे हाल में ही प्रदर्शन हुए और जो बातें हुई वो भी काफी हद तक अब इस चुनाव में इफेक्ट डालेंगी, जो पहले नहीं था, लेकिन आंदोलन के बाद अब वो चर्चा का विषय बन गया है। और सचिन जी की बात पे यदि मैं आऊं तो कमल का फूल
तो जो रोष है, नाराजगी है, वो कमल के फूल यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेके है। तो ये दिलचस्प होगा कि जो जनता है वो किस तरफ जाती है। पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि प्रदेश नेतृत्व पर जनता को अब भरोसा नहीं दिख रहा है। जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और जो मैंने अपने संपर्क सूत्रों से पता किया है, वो वहां पे प्रदेश नेतृत्व को लेके आश्वस्त नहीं है। स्थानीय स्तर पर यदि कोई नेता आगे बढ़ के उस पर काम करे तो संभावनाएं दिखती हैं। बाकी जैसे सिंधिया जी यानी महाराज, उनका भी अच्छा प्रभुत्व है उस क्षेत्र में। लेकिन वही मैं बात करूं कि हेमंत खंडेलवाल जी जा रहे हैं तो जनता को हेमंत खंडेलवाल जी से बहुत लेना देना नहीं है। सीएम साहब आ रहे हैं तो जनता भी जानती है सीएम साहब चुनाव में आएंगे, उसके बाद अगले 2 साल में 1 या 2 बार आएंगे कोई उद्घाटन करने या वो कुछ करने। सीएम साहब तक बात कौन पहुंचाएगा? वो उनका विधायक पहुंचाएगा। तो उस विधायक में क्या वो काबिलियत है कि राज्य सरकार तक जाके हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करे? बीजेपी ने कई बातें की जो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन आम आदमी आज भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। जैसे मैं यदि राजेश जी समय दे तो एक छोटी सी चीज बताता हूं। जो हम यदि वर्गीकरण कर दे वोटर्स का, तो छात्र हैं, युवा हैं, वो क्यों वोट देंगे? वो वैसे भी नीट और रोजगार न मिलने के कारण और भी कई चीजों के कारण वो नाराज हैं। किसान वर्ग की बात कर लूं, उनमें खाद और कई चीजों को लेकर समय समय पर नाराजगी सामने आती रहती है। महिलाएं जरूर एक मेजर फैक्टर हो सकती हैं क्योंकि लाडली बहना के तहत उनको 1500 दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने उसमें वादा किया है कि उसको वो 3000 तक ले जाएंगे और उसके आगे भी बढ़ाएंगे, तो वो एक फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन इसके बाद यदि मैं जातिगत समीकरण में यदि चला जाता हूं तो एक सवाल जो जरूर उठता है, यदि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटना था तो जातिगत समीकरण के अनुसार या तो पिछड़े को आपको टिकट देना था या किसी दलित को देना था, क्योंकि वोट बैंक उनका ज्यादा है। बिल्कुल क्षत्रिय वोट बैंक ज्यादा नहीं है, मतलब है लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं है। ऐसे में जो बीजेपी में ये बात चल रही है कि आपने नरोत्तम मिश्रा को ब्राह्मण होने के नाते या किसी भी कारण से आपने हटाया और फिर ब्राह्मण को ही टिकट दिया आगे, वो भी बाहरी, उसकी वोट बैंक नहीं है, तो स्थानीय स्तर पर भी पकड़ नहीं है। तो आपको वहां पे ओबीसी, जैसे जिला अध्यक्ष का नाम चल रहा था, उसको क्यों टिकट नहीं दी? क्योंकि ओबीसी अच्छी खासी संख्या में वहां मतदाता है। और वैसे तो ये जाति का चुनाव नहीं होता, लेकिन तीसरे कैंडिडेट दामोदर यादव के होने के कारण और उनके बयानों के कारण जातिगत बहुत बड़ा एक फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। पर मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी आखिरी के 3 या 4 दिनों में बहुत कुछ तगड़ा मैनेजमेंट करती है। हो सकता है कि बीजेपी कुछ ऐसा मैनेजमेंट करे कि यहाँ पर चुनौती बीजेपी के सामने ज्यादा हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के पास होने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कांग्रेस हारती भी है, जीतती भी है, तो कांग्रेस को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चुनौतियां भाजपा के सामने जरूर है कि बीजेपी को ये सीट किसी भी हालत में जीतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दतिया का रण पूरी तरह से सज चुका है। सत्ता विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब दावे वादे और चुनावी सभाओं के बीच अंतिम फैसला दतिया की जनता को करना है। क्या जीत का ताज बीजेपी के सर सजेगा या कांग्रेस एक बड़ा उलटफेर करने वाली? इसका जवाब मिलेगा चुनावी नतीजों में। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।